दरमियान इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के पश्चिमी यूक्रेन पर विनाशक अटैक की खबर आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है यूक्रेन से, जहां पर खमेल्नित्स्की पर ड्रोन मिसाइल अटैक किए गए हैं। खमेल्नित्स्की में 400 इमारतें तबाह होने की खबर आ रही है और ये अभी की बड़ी खबर है, जहां चेरनिहिव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। चेरनिहिव हमले में 117 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी लेटेस्ट इस वक्त TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को हम दे रहे हैं। चेरनिहिव में 3 दिन के राजकीय शोक को घोषित किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ा अटैक हुआ है और इस अटैक के बाद देखिए इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ये कि चेरनिहिव में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं चेरनिहिव पर मिसाइल अटैक की। बेहद विध्वंसक ये अटैक इस वक्त आप तस्वीरों में समझिए और जानकारी ये है कि TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस हिस्से की जहां पर रूस के पश्चिमी यूक्रेन पर विनाशक हमले की खबर है। खमेल्नित्स्की पर ड्रोन मिसाइल हमला हुआ है। खमेल्नित्स्की में 400 इमारतें तबाह होने की खबर आ रही है। 400 इमारतें, इसका मतलब ये कि सैकड़ों लोगों को टारगेट करने का पूरा इरादा रूसी सेना की तरफ से किया गया है। चेरनिहिव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर विनाशक अटैक किया है। खमेल्नित्स्की से बड़ी खबर आ रही है, जहां ड्रोन से मिसाइल हमला होने की भी खबर आ रही है। खमेल्नित्स्की में 400 इमारतें तबाह हुई हैं और चेरनिहिव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। मिसाइल हमले में 7 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। चेरनिहिव हमले में 117 लोग घायल हुए हैं और साथ ही जानकारी ये कि ये इतना बड़ा अटैक है कि चेरनिहिव में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस वक्त की यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर। और इधर मॉस्को पर ड्रोन अटैक होते ही सुपर प्राइम टाइम के दर्शकों को हमने ये बताया था कि यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की सबसे विनाशक वर्षा होने वाली है और 24 घंटे के भीतर रूस की मिसाइल फोर्सेस ने पश्चिमी यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया कि 19 अगस्त यूक्रेन शोक दिवस बन गया है। क्रूज मिसाइलों से हमले के लिए किए गए लगातार जो अटैक हैं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो अब न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात होने की है। पोलैंड तक परमाणु हमले का डर फैल गया है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर पश्चिमी यूक्रेन को टारगेट किया गया है और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। ये 3 राजधानियों पर रूसी ध्वज फहराने का प्लान है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 18 अगस्त को जब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के अभिमान को रौंद रहे थे, तभी TV9 भारतवर्ष ने पुतिन के प्लान की घोषणा कर दी थी। एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर जल, थल और नभ से बारूदी बारिश करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है पुतिन द्वारा। 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त होगा। अब तक का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला है। तो रूसी सेना ने हमले के लिए 8 तरह की घातक मिसाइलें निकाल ली। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पास मौजूद रूसी मिसाइल सेंटर पर भेज दिया गया है। मतलब यह कि मिसाइल प्रहार से पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं। 19 अगस्त का सूरज निकलते ही यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की वर्षा शुरू हो गई। 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला पश्चिमी यूक्रेन का इतना बड़ा इलाका अब तक एक ही दिन में रूस के बारूद से इतने बड़े पैमाने पर नहीं दहला। रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल वर्षा कर दी। चेरनिहिव में दिन सामान्य था और एक सैलानी तस्वीर खिंचा रही थी। तभी उसके पीछे वाली एक इमारत पर धमाका हुआ। धमाके से इलाका दहल उठा और उसके बाद मंजर कुछ ऐसा हो गया। ये इमारत चेरनिहिव के ड्रामा थिएटर की है, जो रूस के मिसाइल हमले के बाद धधकने लगा। चेरनिहिव पर हुए इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। मिसाइल हमले से इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। मिसाइल के जबरदस्त धमाके के बाद बिल्डिंग के आसपास वाले इलाके में दूर दूर तक मलबा बिखर गया। आसपास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइल से चेरनिहिव को टारगेट बनाया।
रूस ने 48 घंटे के भीतर पश्चिमी यूक्रेन पर दूसरी बार हमला किया। लेकिन ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशक, घातक और विध्वंसक है। कीव के आसमान पर उठता धुएं का ये गुबार रूस के मिसाइल हमले का परिणाम है। मिसाइल से इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि आग की लपटें 10 मंजिला इमारत से भी ऊंची उठने लगी। धुएं का गुबार कीव के आसमान पर इतना ऊंचा छा गया कि अलग अलग जगहों से लोगों ने इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की। दोपहर करीब 12 बजे लोगों ने कीव के बाहरी इलाके में जबरदस्त धमाका सुना और उसके कुछ ही सेकंड बाद कीव में कई मील दूर से ही धुएं का ये कॉलम नजर आने लगा। धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड हमले के बाद रूस ने पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी है। उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन का वो इलाका रहा जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित क्षेत्र कहा गया, यानी पश्चिमी यूक्रेन। रूस के पश्चिमी यूक्रेन के तेर्नोपिल पर भी जबरदस्त हमला किया गया। ये यूक्रेन के तेर्नोपिल में यूक्रेन का हथियार गोदाम है जिसे रूस ने क्रूज मिसाइल के हमले में एक ही झटके में तबाह कर दिया। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। ये ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का कंट्रोल सेंटर है जिसके रूस ने ड्रोन हमले से परखच्चे उड़ा दिए। पूरब से पश्चिम रूस ने हमले करके 19 अगस्त को यूक्रेन के सबसे बड़े विध्वंस की तारीख बना दी। रूसी हमले में यूक्रेन के 3 टैंक डिपो तबाह हुए हैं। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के 3 गोदाम भी नष्ट हो गए हैं। ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल के 4 स्टोरेज डिपो रूसी मिसाइल हमले में खाक हो गए। आर्टिलरी शेल और इन्फेंट्री हथियारों के 2 डिपो तबाह हो गए। ऑपरेशन विंटर के लिए स्पेशल आर्म फोर्सेस के 7 ठिकाने भी रूस ने तबाह कर दिए। 5 ऐसे डिपो भी ध्वस्त हो गए जिसमें नाइट विजन, हेलमेट, विंटर सूट जैसे साजो सामान रखे थे। मॉस्को के एवोल्यूशन सेंटर पर हमले के बाद रूस की मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेन के बहुत बड़े क्षेत्र को रणभूमि में बदल दिया है। रूसी सेना ने समंदर से बुलावा मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। बुलावा मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। आसमान से यूक्रेन पर KH-102 मिसाइलें बरसाई गई। ये मिसाइलें 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती हैं। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइल से भी प्रहार किया और इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली KH-55 मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट से रूसी नेवी ने कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी। कैलिबर की रेंज 2500 किलोमीटर है। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक किए। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा होती है। अब पुतिन ने जिरकॉन मिसाइलों को भी हमले के लिए रेडी कर दिया है। जिरकॉन मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और इसके साथ ही इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी जेलेंस्की के ठिकानों को हथियार ठिकानों पर बरसाने की तैयारी की गई है। पुतिन का प्लान है पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी ध्वज फहराना और इसीलिए चेर्निहिव, कीव, जाइटोमिर, विनित्सिया, खेमेल्नित्स्की, तेर्नोपिल, लवीव, लुत्स्क और रिनबे शहरों के हथियार ठिकानों पर हमले किए गए। रूसी सेना का टारगेट है पश्चिमी यूक्रेन की सीमा को पोलैंड से काटकर एक डिफेंस फेंस तैयार करना ताकि हथियारों की सप्लाई काटी जा सके और इसके साथ ही प्लान बी ये है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों से पश्चिमी यूक्रेन पर हमला कराकर कब्जा जमा लिया जाए। यही पुतिन के हमलों का असली मकसद है। रूस के हमलों से पोलैंड बॉर्डर तक दहल उठा है। पश्चिमी यूक्रेन में रखे नेटो के 80% से ज्यादा हथियार तबाह हो चुके हैं। तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है वो असल तबाही का 10% भी नहीं है। यूक्रेन में विध्वंस बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। यूक्रेन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि हमलाग्रस्त क्षेत्रों में यूक्रेन ने कैमरों पर पाबंदी लगा दी है। विध्वंस वाले क्षेत्रों के CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट न करें। सोशल मीडिया पर आ चुके वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं।
दरअसल पश्चिमी यूक्रेन में हुई तबाही का मतलब है यूक्रेन की पूरी ताकत खत्म होना, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहुंचाए जाने वाले सभी हथियार पश्चिमी यूक्रेन में रखे गए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि पश्चिमी यूक्रेन के बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर, विशाल सार्वजनिक इमारतों को यूक्रेन ने हथियार डिपो में बदल दिया। इसीलिए रूस के हमले ड्रामा थिएटर जैसी इमारतों पर हो रहे हैं। रूस की मिसाइलों से पोलैंड तक परमाणु भय फैल गया है और खबर है कि शक्ति विहीन हो चुके यूक्रेन की मदद के लिए अब पोलैंड जंग में उतर सकता है। पोलैंड के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रूस का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन लगातार युद्ध हार रहा है। पोलैंड रूसी फौज से निपटने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड सेना यूक्रेन के साथ युद्ध में उतर सकती है। पोलैंड ने बीते कुछ महीनों में हथियारों की खरीद बहुत तेज की है, बॉर्डर डिफेंस मजबूत किया है और नेटो से अपनी जमीन पर एटमी हथियार तैनात करने की खुली अपील कर चुका है। हालांकि हारते यूक्रेन की मदद के लिए अगर पोलैंड युद्ध में कूदा तो पुतिन कीव से वॉर्सो तक परमाणु मिसाइलों की वर्षा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ऊपर रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। गृह मंत्रालय की इमारत पर अटैक किया गया है। गृह मंत्रालय के केंद्रीय हिस्से में बड़ा धमाका हुआ है और मौके पर पहुंची है राहत बचाव की टीम। और इस धमाके के बाद कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कीव के गृह मंत्रालय की इमारत पर अटैक की खबर है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको उस अटैक के दिखा रहे हैं जिससे पूरी तरह से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा दहल गया है। कीव गृह मंत्रालय पर अटैक की तस्वीरें, मौके पर पहुंची है राहत बचाव की टीम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस खुलकर उन हिस्सों को टारगेट कर रहा है जो यूक्रेन की पहचान है। यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या आत्मसमर्पण करेगा, इसका फैसला 4 दिन बाद होने वाला है। 4 दिन बाद 24 अगस्त की रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा आघात होने वाला है। पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 12 न्यूक्लियर सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। इन सेंटर्स पर करीब 500 एटमी वॉरहेड तैनात हैं और यूक्रेन को मिटाने का ऑर्डर खुद पुतिन जारी करने वाले हैं और इसके लिए वो वॉर रूम में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को यूक्रेन पर परमाणु अटैक क्यों हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमारी दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 24 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। 24 अगस्त 2023 ये दिन यूक्रेन के लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। 24 अगस्त 2023 इसी तारीख को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस दिन पुतिन की सेना जो कुछ करने वाली है उससे यूक्रेन सरेंडर को विवश हो जाएगा। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 24 अगस्त को यूक्रेनी सेना पूरी तरह से पस्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तारीख को पुतिन अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। डर इस बात का है कि पुतिन एटमी हमला कर यूक्रेन का सर्वनाश कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर पुतिन और उनकी सेना की गतिविधियां महाविनाश की तरफ इशारा कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक रोस्टोव के मिलिट्री बेस पहुंच गए। पुतिन जहां पहुंचे वो रूस का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहां न सिर्फ बड़ी तादाद में सैनिक हैं, बल्कि भारी संख्या में घातक हथियार तैनात हैं। यहां पर रूस के परमाणु बमों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। यहां पुतिन ने सेना के तमाम बड़े अफसरों के साथ मीटिंग भी की। माना जा रहा है कि पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को भीषण प्रहार का आदेश दे दिया। पुतिन के इस आदेश के बाद रूसी सेना 24 अगस्त के दिन यूक्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। पुतिन के इस बैठक के साथ ही यूक्रेन के पास मौजूद रूस के सभी मिलिट्री बेस पर हलचल तेज हो गई है। 24 अगस्त को यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को ही पुतिन यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील क्यों ठोंकना चाहते हैं? रूसी सेना 24 तारीख को ही यूक्रेन का सर्वनाश क्यों करने वाली है? इन सवालों का जवाब हमें 2 महीने पीछे जाने पर मिलता है। 12 जून 2023 इसी तारीख को रूस अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों को दहलाने की कोशिश की थी। रूसी सेना ने इसका विध्वंसक बदला लिया था, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पुतिन ने 12 जून को ही तय कर लिया था 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा तब उसे अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया जाएगा।
और अब वो वक्त आ गया है। 24 अगस्त आने वाला है। पुतिन का महाविध्वंस शुरू होने वाला है। पुतिन के ऑर्डर के बाद रूस के 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में मिसाइलें और बॉम्बर भेज दिए गए हैं। 24 अगस्त को इन्हीं 12 सेंटर से घातक और विनाशक प्रहार होने वाला है। पुतिन के आदेश के बाद एक साथ 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए हैं। ये यूक्रेन पर परमाणु अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये एटमी सेंटर है रोस्तोव, कजिल्स्क, तातिस्टेवा, एगल्स, विपुलजोवा, तेइकवा, योशकार, अला, निजनी, तेगिल और बेलारूस। और इतना ही नहीं, समंदर से भी परमाणु प्रहार करने की तैयारी। और इसके लिए ब्लैक सी, बाल्टिक सी और आर्कटिक में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को वॉर रेडी कर दिया है। इन्हीं 12 फ्रंट से एक साथ एटमी विध्वंस करने का डेंजर प्लान है। और रूसी सेना ने 12 एटमी सेंटर्स पर करीब 500 मिसाइलें पहुंचा दी हैं। 1 दर्जन एटमी सेंटर पर 231 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, 175 सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 81 घातक बॉम्बर भेज दिए गए हैं। यानी कि करीब 500 घातक हथियारों से हमला करने की प्लानिंग है। और पुतिन के इस एटमी विध्वंस से यूक्रेन 24 अगस्त को सरेंडर कर सकता है। रूस ने पहले वीर बैटलफील्ड में अपने घातक फाइटर जेट सुखोई 57 को भेज दिया है। रूस का यह विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दुनिया में इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो इतनी ऊंचाई तक उड़कर हमला करता है। 24 अगस्त को रूसी एयरफोर्स सुखोई 57 से भी हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का बचना असंभव होगा। पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एटमी तैयारी तेज कर दी। रोस्तोव ऑन डॉन की मीटिंग के बाद मॉस्को ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना या तो लड़ना छोड़ दे या फिर रूसी सेना से हाथ मिला ले। इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जो कुछ कहा है वो संकेत दे रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम दागने वाले हैं। रूसी एटमी हथियार दुश्मन से निपटने के लिए ही हैं। रूसी सेना इनका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगी। यूक्रेन के साथ साथ नेटो का भी हिस्सा होगा। रूस यूक्रेन को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है तो यूक्रेन रूस को फिर से दहलाना चाहता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमले की कसम खाई है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, लेकिन पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी और विध्वंसक है। अगर रूसी सेना ने ऑलराउंड अटैक किया तो यूक्रेन परास्त हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 24 अगस्त को यूक्रेन सरेंडर करता है या फिर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह कि रूस के नोवोगोरोद पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। हमले में रूस के 2 सैन्य विमान ध्वस्त हुए हैं। एयरबेस पर एटमी बॉम्बर Tu-22 से भी जानकारी है कि मौजूदगी है उस बॉम्बर की। Tu-22 बॉम्बर को नुकसान की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जोरदार जंग के बीच यूक्रेन भी पीछे नहीं रहना चाहता। रूस बारूद की बरसात कर रहा है तो यूक्रेन अपने सीमित हथियारों की मजबूरी की वजह से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने में लगा है। यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य बेस पर हमला किया, वहीं क्रीमिया में फिर ड्रोन हमला किया गया है और रूस की सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुस्तैद है। यूक्रेन को जल्द से जल्द मात देने के लिए डोनेट्स्क से लेकर ज़ेपोरिजिया तक रूस का बारूदी प्रहार जारी है। रूस अब यूक्रेन के हथियार और एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। रूस की प्लानिंग बर्बारी तक यूक्रेन की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने की है। हवा में ड्रोन और फाइटर की गड़गड़ाहट, जमीन पर टैंक और MLRS की दहाड़। धमाकों से कांपती ये जमीन यूक्रेन की है और हरे भरे जंगलों में आग का गुबार उठाने वाला बारूद रूस का। अगस्त के आखिरी 10 दिन में क्या होने वाला है इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। 10 दिनों बाद यूक्रेन की हालत कैसी होगी यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन युद्ध की इस रफ्तार के बीच यूक्रेन भी खामोश नहीं है। कोशिश कम से कम हथियारों के इस्तेमाल से रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की।
यूक्रेन ने क्रीमिया पर S-200 मिसाइल से हमला किया। रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। S-200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को यूक्रेन ने स्ट्राइक मिसाइल में बदल दिया है, लेकिन यूक्रेनी मिसाइल रूस के एयर डिफेंस को चकमा नहीं दे सकी। वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक का है। कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें ज़ेपोरिजिया के इनर गदार इलाके की हैं, जहां रूस का कब्जा है। यूक्रेन के ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत में रूस के कई अफसर मौजूद थे। धमाके में कई अफसरों की मौत हो गई। डोनेस्क में भी यूक्रेन की गोलाबारी जारी है। शुक्रवार को डोनेस्क में 44 बार हमला किया गया। यूक्रेन की सेना ने 150 शेल से डोनेस्क को दहला दिया। रिहायशी इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 जख्मी हो गए। सूमी पर रूस के प्रहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई दिनों से लगातार गोलाबारी जारी है। सूमी से लोग पहले ही निकाले जा चुके हैं। अब बाखमुत की तरह रूस की सेना यहां की इमारतें गिरा रही है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को छिपने का मौका ना मिले। शुक्रवार को रूस की आर्मी ने सूमी के 9 इलाकों पर हमला किया। सूमी और चेरनिहिव बॉर्डर पर भी कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। एक तो हमले के लिए हथियार नहीं है, ऊपर से अब एयर डिफेंस भी खाली है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन का हमला रोका नहीं जा सकता। वॉरजोन में यह धमाका किसी ड्रोन या ग्रेनेड का नहीं, बल्कि टैंक में खुद ब खुद हुआ। लगातार फायरिंग की वजह से यूक्रेन के टैंक का एक बैरल बेहद ज्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से यह धमाका हो गया। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज के हौसले पस्त हैं, लेकिन जंग के मैदान से वापस लौटना मुमकिन नहीं है। यूक्रेनी सेना के इस जवान ने ड्रोन से सरेंडर लेटर अटैच करके रशियन फौज की तरफ भेजा, ताकि रूस के सैनिक हमला रोक दें। ये यूक्रेन का ग्राउंड ड्रोन है। इस पर मशीन गन लगाई गई है और इसे दूर बैठकर हैंडल किया जा सकता है। यूक्रेन का एक और हथियार देखिए, ये 155 mm सेल्फ प्रोपल्ड गन है। नेटो के इस हथियार से यूक्रेन की सेना दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। जंगल के बीच ये यूक्रेन का रूस के एंटी एयर गन माउंट पर हमला है। यूक्रेन ने आर्टिलरी के इस्तेमाल से इसे नष्ट कर दिया। रूस के ताबड़तोड़ अटैक और यूक्रेन के पस्त होते हौसले का यह सबूत देखिए। यह यूक्रेन का ओरेखोवस्की इलाका है। यहां कई जले हुए टैंक दिख रहे हैं। इसमें से एक T-64 BB भी है, जो बेहद शक्तिशाली होता है। यहां कई अमेरिकन M2A2 ब्रैडले भी नजर आ रहे हैं। रूस ने पिछले दिनों सबसे अधिक ब्रैडली और लेपर्ड टैंकों को ही निशाना बनाया है। यूक्रेन के रैबोटिनो में भी रूस की आर्टिलरी जबरदस्त प्रहार कर रही है। यहां भी यूक्रेन के सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ मौजूद थे। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के तमाम हथियारों को नष्ट कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रूस के हमले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। चेरनिहिव में घायलों की गिनती बढ़ती जा रही है। 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। खमेलनित्स्की में फायर फाइटर्स की तैनाती भी की गई है। और इस बीच सबसे बड़ी चिंता चेरनिहिव में घायलों की बढ़ती हुई संख्या है, जो 150 के पार पहुंच गई है। देखिए ये विध्वंस और इसके बाद घायलों की संख्या। आग बुझाने की कोशिशें बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं ये दो तमाम लोग, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि जो लोग इस हादसे में, इस हमले में प्रभावित हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। फायर फाइटर्स युद्ध स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ अनुमान के आधार पर हालात विनाशकारी होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब रणनीतिक बिसात पर सजाई गई मोहरें अनुमान को सच साबित कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और इसी प्रदर्शन के तहत B-2 बॉम्बर को स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया है, जिसने चुनौती का मैदान न्यूक्लियर बारूद से सजा दिया है। केप्लविक एयरबेस, आइसलैंड। यूक्रेन में जारी जंग के अंत का अनुमान जिस आशंका में सिमटता है, वो न्यूक्लियर विनाश है।
और आसमान पर उड़ते ये अर्ध उड़न तश्तरी जैसे विमान इस आशंका को प्रबल बनाने वाले साक्ष्य हैं, जिनकी लैंडिंग हुई है आइसलैंड के कैप्लेविक एयरपोर्ट पर। यानी न्यूक्लियर जंग की तैयारी के अब तक सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुए थे, लेकिन ये हलचल अगले चरण की शुरुआत है। ये विनाशकारी उड़न दस्ते हैं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें उस बेस पर उतारा गया है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए न्यूक्लियर तबाही का अलर्ट जारी होता है। क्योंकि कैप्लेविक एयरबेस की लोकेशन उस जगह पर है जो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बना नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिस कैप्लेविक एयरबेस का जिक्र हो रहा है वो आइसलैंड में है और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं 3 समुद्रों में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैप्लेविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिमी कैप्लेविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए। कहने का मतलब ये है कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन गया है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। यानी रूसी सेना अगर फिनलैंड, नॉर्वे या पश्चिमी देशों पर हमले के लिए आगे बढ़ती है या फिर न्यूक्लियर हमला करती है, तो फिर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स आइसलैंड के कैप्लेविक एयरबेस से उड़ान भरने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर तैयारी का दौर अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बेलारूस में तैनाती के साथ भले ही रूस ने की हो, लेकिन इसमें नेटो भी अब पीछे नहीं है। अब हो सकता है कि ये तैयारी रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखकर ही की जा रही हो। रूस ने नेटो के खिलाफ अपने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत बेलारूस से की है, लेकिन रूस वहीं नहीं थमा, बल्कि उन सभी साइट्स को एक्टिव कर दिया जहां-जहां न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। रूस के जवाब में अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का पहला चरण आइसलैंड से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, जिसका मतलब है कि टकराव के लिए दोनों ध्रुव रेडी हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने न्यूक्लियर जंग के हिसाब से ही तैयारी की है। इसमें एक लेटेस्ट तैयारी ये है कि रूस ने अपनी यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक उत्तरी सीमा से रूस ने तो यार्स मिसाइल हटा ली है, इसकी जगह उत्तरी सीमा पर टोपोल मिसाइल तैनात कर दी है। दावा है कि यार्स की तैनाती रूस खुफिया बेस पर कर रहा है, जिसके टारगेट पर अमेरिका और लंबी दूरी के देश होंगे, जबकि टोपोल मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकन बेस वाले देश हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है और ये मिसाइल बहुत कम समय में अमेरिका के हर क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती है। दावा है कि इन्हीं मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर जंग का माहौल बनाया है, इसलिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। इसके अलावा जो कारण है वो अमेरिका के लिए सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग की चुनौती है। ये कारण है रूस के रक्षा मंत्री का उत्तरी न्यूक्लियर साइट का दौरा। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नोवाया जेमेलिया का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन की जानकारी ली है। खबर है कि न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियों को भी अलर्ट रखने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। यानी काला सागर, बैरन सागर और आर्कटिक सागर के बेस को न्यूक्लियर वॉर के लिए एक्टिव कर दिया गया है, जिसका प्रमाण रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दौरा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की रूस को टारगेट बनाकर की गई तैनाती है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान भी है जो उन्होंने एक पत्रिका को साक्षात्कार के दौरान दिया है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर हथियार का होना रूस को खतरे से बचाता है। एटमी हथियार न्यूक्लियर शक्तियों से टकराव रोकते हैं। यही हथियार पश्चिम को रूस की ताकत का एहसास कराते हैं। ये याद दिलाते हैं कि रूस से टकराव जोखिम भरा हो सकता है। यानी रूस को अंतिम रूप से अपने न्यूक्लियर हथियार पर ही भरोसा है, क्योंकि हार की स्थिति में रूस इन हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी परहेज नहीं करेगा। हलचल बता रही है कि न्यूक्लियर जंग का बिगुल बज चुका है। आर्कटिक के वॉर जोन में एक तरह से न्यूक्लियर जंग के लिए तैनाती पूरी हो चुकी है। हालांकि हमले की स्थिति
अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस बनाम अमेरिका की जंग के लिए एक ही कदम भारी पड़ने वाला है। यानी नॉर्वे और फिनलैंड के बाद अगर स्वीडन को भी नेटो सदस्यता देता है तो फिर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। और ये संकेत तैनाती के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस में न्यूक्लियर मोर्चा डायरेक्ट रक्षा मंत्री शोइगु संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से आइसलैंड पहुंचे बॉम्बर्स की स्क्वाड्रन का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्रयू कुसगार्ड कर रहे हैं, जो वॉर जोन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिमी यूक्रेन पर 48 घंटे से लगातार अटैक हो रहे हैं। लगातार हमलों से पोलैंड में हाई अलर्ट है। पोलैंड ने बॉर्डर पर बढ़ाए हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। पोलैंड इंटेलिजेंस एजेंसियों की आपात बैठक की भी खबर आ रही है और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार हमलों से पोलैंड में इस वक्त हाई अलर्ट है और इस हाई अलर्ट के बीच ये बड़ी बैठक हो रही है जो कि पोलैंड इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच इस आपात बैठक को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आगे अब क्या करना है, युद्ध किस ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे अब क्या कदम उठाने होंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का अहम फैसला। गृह मंत्रालय पर मिसाइल हमले के बाद फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीक्रेट बंकर में भेजा गया है। यूक्रेन के वीआईपी राजधानी से शिफ्ट किए गए हैं। देखिए, राजधानी कीव पर अटैक और सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्वीर इस वक्त यूक्रेन के मौजूदा हालात को बेहतर तरीके से बयां कर रही है कि गृह मंत्रालय की इमारत कीव में जो इस वक्त मौजूद है उसे ही टारगेट किया गया है और ऐसे में अब जेलेंस्की को बंकर में भेजने की तैयारी हो रही है और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि तमाम जो वीआईपीज हैं उन्हें शिफ्ट करने की ओर सोचा जा रहा है। ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी वॉरशिप और सबमरीन्स को शिफ्ट कर दिया और इसी के साथ ही काला सागर में उन्होंने घातक हथियार पोसाइडन और दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन भेज दी है। पुतिन ने यह कदम तब उठाया है जब रूस के गढ़ में अमेरिका का जासूसी ड्रोन घुस गया है और इसी के बाद रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लैक सी में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग समंदर की लहरों को जलाने वाली है। समंदर में सबसे बड़ा बारूदी संग्राम छिड़ने जा रहा है। रूस और नेटो एक दूसरे पर आघात करने वाले हैं। अमेरिका और रूस ब्लैक सी में जो कुछ कर रहे हैं वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि ब्लू जोन में एटमी आग भड़कने वाली है। इस आग में समंदर का खारा पानी खौलने वाला है। ब्लैक सी में रशियन नेवी की गतिविधियां बहुत तेज हैं। पुतिन के आदेश के बाद वहां मौजूद रूस की वॉरशिप और सबमरीन को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। ब्लैक सी में रूस नेटो पर अलग अलग दिशा से हमले करने वाला है। यही वजह है कि युद्धपोतों को कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया गया है। वॉरशिप को शिफ्ट करने के साथ ही पुतिन ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को आदेश दे दिया है कि वो ब्लैक सी में मौजूद दुश्मन के सभी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करें ताकि महायुद्ध की स्थिति में दुश्मन सेनाएं बेमौत मरने पर मजबूर हो जाएं। पुतिन ने ब्लैक सी में परमाणु पोसाइडन और जिरकॉन मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। रूसी पनडुब्बी में घातक जिरकॉन मिसाइलें फिट कर दी गई हैं। रूसी नौसेना इसी मिसाइल से महातबाही लाने वाली है। जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। रूस की यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। पुतिन जिरकॉन मिसाइल से महाप्रलय इसलिए लाएंगे क्योंकि अमेरिका बार बार ब्लैक सी में जासूसी और घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से अमेरिका का जासूसी ड्रोन हॉक ब्लैक सी पहुंच गया। वही ब्लैक सी जो रूस का अभेद्य किला माना जाता है, जहां सिर्फ पुतिन और उनकी नेवी का सिक्का चलता है। अमेरिका का ड्रोन रूसी ब्लैक सी फ्लीट की जासूसी कर रहा था। इसी बात से रूस बहुत भड़क गया। माना जा रहा है कि ब्लैक सी महायुद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है।
बुल्गारिया के रक्षा मंत्री टोडोर टागारेव ने भी इसी बात की आशंका जताई है। उनके मुताबिक ब्लैक सी में नेटो और रूस में बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। काला सागर में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी भी वक्त एटमी जंग शुरू हो सकती है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि ब्लैक सी में पुतिन ने अब तक की सबसे बड़ी युद्धक तैयारी कर ली है। अगर जंग होगी तो पुतिन के एक्शन से नेटो दंग हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कीव में वीआईपी इमारतों पर हाई अलर्ट है। गृह मंत्रालय पर हमले के बाद आपात बैठक बुलाई गई है। कीव के बाहर इलाकों में बढ़ाए जा रहे हैं डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन की पोलैंड से नए डिफेंस सिस्टम की भी मांग की खबर आ रही है, क्योंकि अब लगातार यूक्रेन को इस बात की चिंता सता रही है कि गृह मंत्रालय की इमारत के बाद कहीं और दूसरी महत्वपूर्ण इमारतों को टारगेट ना करे रूस। और ऐसे में कीव में वीआईपी इमारतों पर हाई अलर्ट है। गृह मंत्रालय पर हमले के बाद आपात बैठक की खबर। और इस बीच जानकारी है कि पोलैंड से यूक्रेन ने नए डिफेंस सिस्टम की मांग की है। 20 अगस्त को बेलारूस का एयर फोर्स डे मनाया जाना है और इस दिन मिन्स्क में एयर शो, बेलारूस एयर शो के विमानों का शक्ति प्रदर्शन होना है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस फाइटर जेट की गर्जना शुरू कर दिया। 18 अगस्त को ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि बेलारूस 24 घंटों 7 दिन न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो क्या बेलारूस से ऑपरेशन एटम शुरू होने वाला है? बेलारूस के आसमान पर फाइटर जेट उड़ रहे हैं। इन विमानों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल लगी हुई है। विध्वंसक गर्जना के साथ पायलट ऐसे विमान उड़ा रहे हैं जैसे युद्ध के दौरान उड़ाए जाते हैं। इन विमानों के साथ बेलारूस एयरफोर्स के रडार सिस्टम वाले टोही विमान भी उड़ान भर रहे हैं। ये एकदम युद्ध जैसा मंजर है। जमीन के इतने करीब उड़ान भरने का मतलब है सटीक हमले की तैयारी। बेलारूस का एयरफोर्स डे 20 अगस्त को होता है। ये उसी समारोह की तैयारी है, लेकिन सवाल कई है। परेड की तैयारी कर रहे विमान राजधानी से दूर क्यों उड़ रहे हैं? पोलैंड के नजदीक विमानों की उड़ान का मकसद क्या है? क्या टोही विमान से पोलैंड की मैपिंग की जा रही है? क्या बेलारूस एटमी हमले की तैयारी कर रहा है? 18 अगस्त को ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि बेलारूस की जंग नेटो सदस्य पोलैंड के साथ छिड़ने के पूरे आसार हैं। इस समय पोलैंड के बॉर्डर पर हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि अगर बेलारूस के एक भी फाइटर जेट ने गलती से उसकी वायु सीमा लांघी तो युद्ध शुरू हो सकता है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पोलैंड ने अलाइड फोर्सेस के 10,000 जवानों की तैनाती बेलारूस के नजदीक कर दी है। पोलैंड ने 200 से ज्यादा टैंक और सैन्य वाहन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। बेलारूस में कैंप बना चुके वैगनार की सबसे खूंखार टोली बॉर्डर के पास बियावो-विएजा फॉरेस्ट रेंज में बेस बना चुकी है। बेलारूस बॉर्डर के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। 1 अगस्त को बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। तो क्या बेलारूस इस तनावपूर्ण स्थिति में न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है और 20 अगस्त से पहले न्यूक्लियर हमले का युद्धाभ्यास किया जा रहा है? दरअसल बेलारूस में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर तैनात है, लेकिन इसके साथ ही बेलारूस के Su-24 फाइटर जेट अपग्रेड हो चुके हैं। इन्हें न्यूक्लियर मिसाइल हमले के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। इसीलिए आशंका बढ़ गई है कि एयरफोर्स डे के बहाने बेलारूस बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर एटमी हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।